आइए दोस्तों, आज अपन शुरू कर रहे हैं गणित शिक्षण की एक टेस्ट सीरीज है जो अब तक के आए हुए क्वेश्चन हैं और अब तक के जो टॉपिक पढ़ाए हैं अपन ने गणित शिक्षण का अर्थ, गणित की प्रकृति, गणित की परिभाषा, गणित के उद्देश्य, उद्देश्यों में भी सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्यों के पहलू और समन्वय और समवाय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे शुरू की जा रही है। जो अब तक के क्वेश्चन यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका पहला, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। नेपोलियन का यह कथन गणित शिक्षण के मूल्य से संबंधित है, यानी किस मूल्य से यह संबंधित है? क्या वो प्रायोगिक मूल्य से संबंधित है, क्या अनुशासन मूल्य से संबंधित है, या सांस्कृतिक या सामाजिक मूल्य से? यह क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में। देखो, मैंने आपको परिभाषा भी याद करा दिया है, उसके नाम के साथ लिंक भी कराना सिखा दिया है, लेकिन ये चीज क्या पूछ ली, ये तो कुछ अलग ही चीज है। मैंने वहां पर भी आपको लिखा दिया था कि ये चीज है जो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यानी सामाजिक मूल्य से संबंधित ये चीज है। तो इसका जवाब आएगा 4th नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा विद्यार्थी कहलाएगा आयत तथा वर्ग का अवबोध रखता है या समझ रखता है? तो ये अपन को ऑप्शन दे रखे है नीचे। तो ये क्वेश्चन भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा था। ऑप्शन है, जो अक्षर से अक्षर प्रत्येक की क्या दे सके, परिभाषा दे सके, क्या वो अवबोधात्मक वाला कहलाएगा? क्या वो जो दोनों की समानता और असमानता के बिंदुओं को बता सके, क्या वो अवबोध वाला कहलाएगा? क्या जो परिभाषा तथा चित्र प्रत्येक को खींच सके, क्या वो अवबोध वाला कहलाएगा? क्या जो आयत और वर्ग के चित्र को देखकर तुरंत प्रत्यय स्मरण कर सके, क्या वो अवबोध वाला कहलाएगा? क्या तो मैंने आपको विशिष्ट उद्देश्यों के पहलू और पक्षों में मैंने आपको सारी बातें लिखा दी है। तो वहां पे मैंने एक शब्द भी लिखाया था कि व्याख्या, वर्णन, तुलना, अंतर, समानता, असमानता, ये सारे शब्द किससे संबंधित है? अवबोध से संबंधित है। प्रत्यय स्मरण शब्द किससे संबंधित है? और परिभाषा शब्द किससे संबंधित है? परिभाषा देना और प्रत्यय स्मरण करना ये ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आया है 2nd नंबर ऑप्शन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र की 6 श्रेणियों को जटिलता के आधार पर वरीयता क्रम में रखा है। तो ये वरीयता क्रम में रखा है, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। अब देखो, एक क्वेश्चन यहां से इस प्रश्न से ही क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र को किस आधार पर वरीयता क्रम दिया? जटिलता के आधार पर यहाँ पर वरीयता क्रम दिया। किस आधार पर दिया? जटिलता के आधार पर। तो उसमें भी जो मैंने आपको पहले भी सारणी बना दी है, तो उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित कौन कौन से पक्ष उसमें आए थे, 6 पहलू थे। कौन कौन से थे? ज्ञानता, बोधता, प्रयोगता, विश्लेषणता, संश्लेषणता और मूल्यांकनता। तो ये सारे शब्द किस में मिल रहे हैं? मिल तो सभी में रहे हैं, लेकिन उल्टे सीधे कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्रम का ध्यान रखना है। तो क्रम में कौन सा शब्द बुलाकार है? पहले तो ज्ञान आएगा, फिर अवबोध आएगा, फिर प्रयोग आएगा, फिर विश्लेषण आएगा, फिर संश्लेषण आएगा, फिर मूल्यांकन आएगा। तो यहाँ पर आंसर आया है 3rd नंबर ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन का जवाब आया है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से बनते हैं। देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, उद्देश्य तथा प्राप्त उद्देश्यों में मुख्य अंतर क्या है? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो अपन को देखिए, मैंने ये सारणी के लिए एक इसके उद्देश्यों और प्राप्त उद्देश्यों में जो अंतर की जो सारणी आपको एक वीडियो में बना रखी है, आपने उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, उद्देश्य सामान्य होते हैं जबकि प्राप्त उद्देश्य विशिष्ट प्रकार्यात्मक होते हैं। उद्देश्य शिक्षण से संबंधित होते हैं जबकि प्राप्त उद्देश्य शिक्षार्थी से उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से सीधे संबंधित होते हैं, जबकि प्राप्त उद्देश्य विषय वस्तु तथा शिक्षण विधि में सहायक होते हैं। चौथा ऑप्शन है,
उद्देश्य शिक्षण अधिगम व्यूह रचना बनाने में मदद करते हैं, जबकि प्राप्त उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया में। तो ऑप्शन अपन ने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं जो सामान्य होते हैं, जबकि प्राप्त उद्देश्य विशिष्ट प्रकार्यात्मक होते हैं। यह अपन ने ऑप्शन में आंसर आएगा। अपन ने ये चीज अपन ने अंतर के रूप में लिख रखी थी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शिक्षण के किस बिंदु पर प्रकाश डाला गया। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा है। अपन ने हालांकि एनसीएफ 2005 पढ़ा नहीं है, लेकिन जो अपन ने अब तक जो पढ़ा है उसी का जवाब उसी के रूप में यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अपन ने अब तक क्या पढ़ा है, अपन ने जो पढ़ा है उसी से यहाँ पर आंसर मिल रहा है। देखिए गणित ऑप्शन दे रखे हैं, गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना, गणित की सहायता से गणित में रुचि का विकास करना, गणित की सहायता से मूल्यों का विकास करना, गणित की सहायता से गणित का अन्य विषयों के साथ अधिक से संबंध स्थापित करना। तो एनसीएफ 2005 का ये कथन था कि गणित की सहायता से गणित का अन्य विषय के साथ अधिक से संबंध स्थापित करना। तो संबंध और सहसंबंध और समवाय के बारे में मैंने आपको खूब अच्छे से एक वीडियो बना रखी है। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आया, गणित की सहायता से गणित का अन्य विषयों के साथ अधिक से संबंध स्थापित करना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सामान्यतः विद्यार्थियों की गणित शिक्षण में रुचि नहीं है क्योंकि। अब ये क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो चिंतन स्तर के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं, अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं बताते इसलिए गणित सीखने में रुचि नहीं होती है। क्या क्या अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रदाय पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते। क्या गणितीय संकेत गणितीय भाषा पर ज्यादा हावी होते हैं। क्या गणितीय अधिगम पूर्णतः बौद्धिक प्रक्रिया है। अब देखो ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं सभी के सभी सही है, लेकिन जो वास्तविकता में जो ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन ज्यादा सही है। क्योंकि अपन को यदि कोई अध्यापक अपन को गणित की उपयोगिता बता देता है तो विद्यार्थियों को उस विषय के प्रति अपने आप ही रुचि उत्पन्न होने लग जाएगी। तो उसकी उपयोगिता को नहीं बताते हैं इसलिए सीखने में रुचि नहीं लेते हैं ये विद्यार्थी। तो ये क्वेश्चन पूछा था आरपीएस सेकंड ग्रेड 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक प्रक्रिया अवबोध प्राप्त उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में क्वेश्चन पूछा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, उदाहरण देना, संबंध देखना, प्रत्यय स्मरण करना या वर्गीकरण करना। तो मैंने अवबोध प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत मैंने कौन कौन सी बात लिखाई थी, व्याख्या, वर्णन, तुलना, अंतर, समानता, असमानता बताना, संबंध स्थापित करना, वर्गीकरण करना, ये सभी बातें मैंने लिखाई थी। और प्रत्यय स्मरण जो बात है जो मैंने ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत ही लिखाई थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आया है प्रत्यय स्मरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त उद्देश्य कौशलों की पूर्ति हेतु छात्रों से क्या करवाया जाना चाहिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एक शब्द अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्राप्त उद्देश्य कौशलों की पूर्ति हेतु छात्रों से क्या करवाया जाना चाहिए। क्या लेखन कार्य करवाना चाहिए, क्या अभ्यास कार्य कराना चाहिए, क्या चित्र निरूपण कार्य कराना चाहिए या प्रायोजना कार्य कराना चाहिए। तो अब देखिए ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं ये सभी कार्य कौशलों से संबंधित है। देखो कौशलों से संबंधित ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी हो सकता है, लेकिन अपन को सबसे ज्यादा सटीक आंसर यहाँ से ढूंढना है। और आरपीएससी ने उस क्वेश्चन का जवाब माना था चित्र निरूपण, या क्योंकि अपन ने इसके प्राप्त उद्देश्य और उद्देश्यों के अंतर पढ़े थे। उसमें प्राप्त उद्देश्य होते हैं जो निश्चित समय के लिए होते हैं, यानी कि कालीन समय में इनको प्राप्त किया जा सकता है प्राप्त उद्देश्यों को, जबकि विशिष्ट उद्देश्य सामान्य होते हैं। देखो लेखन कार्य अपन एक दिन में बच्चों के लेखन कार्य करने में कौशल हासिल नहीं करवा सकते, उसके लिए तो काफी समय चाहिए। अभ्यास कार्य में भी काफी समय चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ये दोनों बातें इस चीज में अपने कोई चित्र बना के बता दिया तो बच्चे ने उस चित्र को बना लिया, तो उसमें क्या है कि उसको कौशलों की पूर्ति उसमें हो रही है, उसमें वह लेखन भी करेगा, अभ्यास कार्य की भी पूर्ति हो जाएगी चित्र निरूपण के
अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन में जवाब आया है चित्र निरूपण। देखिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। यदि एक छात्र क्रमचय और संचय की तुलना कर सकने में समर्थ हो जाता है तो अध्यापक अपने इस प्राप्त उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में। ऑप्शन दे रखे हैं ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग या विश्लेषण। तो देखिए मैंने आपको लिखाया था कि तुलना, अब देखो तुलना, अंतर, व्याख्या, वर्णन, वर्गीकरण, उदाहरण देना, संबंध स्थापित करना, ये सारी बातें मैंने आपको लिखाई थी अवबोधात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का जवाब आया है अवबोधात्मक उद्देश्य। तो ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10वां है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है। अब देखो नहीं है का क्वेश्चन है ये, यानी कि एक प्रकृति ऐसी है जो इसका जवाब है, लेकिन 3 प्रकृति ऐसी है जो इसके सही व्यवस्था को दर्शाती है, यानी कि वो प्रकृति के अंतर्गत आती है। और मैंने आपको गणित की प्रकृति संबंधित एक स्पेशल वीडियो बना के पूरा पढ़ा रखा है, पूरे शब्दों को लिखा रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या गणित की प्रकृति तार्किक है, क्या गणित की प्रकृति व्यवस्थित है, क्या गणित की प्रकृति संगठित है, क्या गणित की प्रकृति अभिव्यक्ति है। तो देखिए ऑप्शन अपन को दे रखे, तो 3 ऑप्शन तो इसमें ऐसे है जो बिल्कुल सही है और एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, नहीं है का क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। तो गणित की प्रकृति तार्किक है, ये भी मैंने आपको लाइन से लाइन लिखाई थी। गणित की प्रकृति व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित रूप होता है गणित का, गणित एक संगठित रूप धारण करता है, लेकिन गणित की एक अभिव्यक्ति होती है, ये मैंने लाइन नहीं लिखाई थी। तो यही क्वेश्चन का जवाब आया है। तो इस तरह से अपने 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में होते हैं। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।